मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे जीवन की उत्पत्ति, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो जीवन की उत्पत्ति की एक प्राचीन परिकल्पना थी, जैसा कि हमने आपको बताया था, और सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे। एक विशिष्ट सृष्टिवाद था जिसमें बताया गया था कि तब धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग थे, जिसमें बताया कि पृथ्वी ऐसे बनी। ईसाइयों ने अपना मत दिया, हिंदुओं ने अपना मत दिया, मुस्लिमों ने अपना दिया, सिखों ने अपना दिया, और इस तरीके से अपना अपना मत दिया। फिर ब्रह्मांडवाद था जिसे अमान्य घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार से प्रलयवाद आया, और प्रलयवाद में बताया गया कि कई बार पृथ्वी बनी, कई बार नष्ट हुई, तो इसे भी अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर इसके बाद स्वतः उत्पत्तिवाद या अजीवाद, जीवोत्पत्तिवाद को दर्शाया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो रचना हुई वह तालाब के कीचड़ से सर्प, बिच्छू आदि बने। ये इसको कुछ माना गया। उसके बाद इस प्रकार से ये बताया गया कि जीवों से जीवों की उत्पत्ति होती है, लेकिन प्रथम जीव कौन सा बना ये अभी तक बता पाना मुश्किल रहा कि सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। जीवोत्पत्ति का सिद्धांत देखिए, यानी कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या है ये समझिए कि इसमें जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना मत दिया। इन्होंने कहा कि 17वीं शताब्दी के पश्चात, यानी कि जब 17वीं शताब्दी हुई तो उसके पश्चात जैसे जैसे जीवों के जीवन चक्र का ज्ञान होने लगा, जैसे जैसे जीवों के जीवन चक्र का ज्ञान होने लगा, अनेक वैज्ञानिक स्वतः स्वतः उत्पत्तिवाद का खंडन करने लगे। स्वतः उत्पत्तिवाद का खंडन करने लगे। हार्वे और हैक्सले ने जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था। हैक्सले और हार्वे ने जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार पृथ्वी पर नए जीवन की उत्पत्ति का निर्माण, इनके अनुसार पृथ्वी पर नए जीवन की उत्पत्ति का निर्माण पूर्व जीवों से होता है। यह सिद्धांत स्वतः उत्पत्तिवाद का खंडन करता है। यह सिद्धांत स्वतः उत्पत्तिवाद का खंडन करता है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। तो समझ में आया सभी बच्चों कि इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी पर नए जीवन की उत्पत्ति या निर्माण पूर्व जीवों से होता है। इन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पर कोई जीव है उसकी संतान उसके जैसे होगी। और क्या बताया कि यह सिद्धांत स्वतः उत्पत्तिवाद का खंडन करता है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। लेकिन ये नहीं बताता कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई। तो जो इसका खंडन करने वाले हैं उन्होंने अपने से कुछ प्रयोग भी किए हैं, और उस प्रयोग के द्वारा भी बताया। जैसे सबसे पहला प्रयोग था फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग। पहला प्रयोग है फ्रांसिस्को रेड्डी
का प्रयोग, फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग। देखिए जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, इन्होंने अपना एक प्रयोग किया और प्रयोग पर बताया कि जीवों से जीवों की उत्पत्ति होती है, बिना जीवों के जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। तो उन्होंने प्रयोग किया, बताया। अष्टमी में भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा सभी ने। इन्होंने 3 जार लिए थे और उसमें एक जीवाणु रहित मांस का टुकड़ा डाला तीनों में, और एक जाल को खुला छोड़ दिया, दूसरे जाल को एक जाली से बांधा, तीसरे जाल को एक पार्चमेंट पेपर से बांधा। तो जो पहला खुला हुआ था उससे बहुत सारे जीव उत्पन्न हो गए, जो दूसरा था उसके ऊपर ही रह गए, तीसरे में कोई पास भी नहीं आया। तो इससे इन्होंने बताया कि जब कोई जीव होगा ही नहीं तो जीवों से जीवों की उत्पत्ति कैसे होगी। तो चलिए इस प्रयोग में हम आपको लिखा दे रहे हैं। तो इस प्रयोग में आप लोग लिख लीजिए, लिखिए 1668 में 1668 में रेड्डी ने कुछ मरी हुई मछलियों 1668 में रेड्डी ने कुछ मरी हुई मछलियों व मांस के टुकड़ों को अच्छी तरह से पानी में उबाला, जिससे पहले से उसमें कोई भी जीव उपस्थित ना रहे, अब इस उबले हुए मांस व मछलियों को चौड़े मुँह के 3 जारों में रख दिया। मछलियों को चौड़े मुँह वाले 3 जारों में रख दिया। इन 3 जारों में से पहले जार का मुँह खुला छोड़ दिया। इन 3 जार में से पहले जार का मुँह खुला छोड़ दिया तथा दूसरे जार को महीन मलमल के कपड़े से बांध दिया। जबकि तीसरे जार के मुँह पर चर्मपत्र बांधकर उसे वायुरोधी बना दिया। वायुरोधी का मतलब होता है उस पर वायु भी प्रवेश ना कर सके, क्योंकि वायु में क्या होते हैं, बहुत सारे जीवाणु और विषाणु उपस्थित होते हैं। वायुरोधी बना दिया। फिर लिखेंगे अगली लाइन से, कुछ दिन पश्चात देखा इसे बंद करो कि पहला जार जिसे खुला छोड़ा गया था उसमें कुछ मक्खियों व कीटों के अंडे उपस्थित थे, जिससे अन्य कीटों का भी विकास हुआ। जबकि दूसरे जार पर मक्खियों के अंडे मलमल के कपड़े पर पाए गए। जबकि दूसरे जार पर मक्खियों के अंडे
मलमल के कपड़े पर पाए गए। इसी प्रकार तीसरा जार जो पार्चमेंट पेपर से बंद था, जो पार्चमेंट यानी कि चर्मपत्र पेपर से बंद था, उस पे मक्खी व कीटों के अंडे नहीं थे। उस पे मक्खी व कीटों के अंडे नहीं थे। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि इससे रेड्डी ने यह निष्कर्ष निकाला कि डिंभकों का विकास, यानी कि जो नए कीट थे, डिंभकों का विकास मक्खियों द्वारा दिए गए अंडों से हुआ है। डिंभकों का विकास मक्खियों द्वारा दिए गए अंडों से हुआ है, जबकि बंद जारों में मक्खियों के ना पहुंचने से इसमें किसी भी प्रकार का डिंभक का विकास नहीं हुआ। किसी भी प्रकार के डिंभक का विकास नहीं हुआ। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है, ना कि स्वतः। अब हम देखिए, आपको डायग्राम विधि द्वारा इस प्रयोग को बता रहे हैं। देखिए, इस प्रकार के इन्होंने क्या लिए थे, फ्रांसिस की रेड्डी ने 3 जार लिए थे। इस प्रकार से फ्रांसिस की रेड्डी ने 3 प्रकार के जार लिए। पहला जो प्रकार था, और इसमें क्या डाल दिया, जैसा कि हमने आपको बताया कि उबली हुई मांस व मछलियों के टुकड़े, तो यहाँ पर, और कैसे जीवाणु रहे, यानी उनको उबाल लिया जिसमें कि कोई भी प्रकार का जीवाणु उपस्थित ना रहे। तो ये मांस का टुकड़ा रख दिया, और ये मांस का टुकड़ा रख दिया। अब देखिए, पहले जार को क्या किया था इन्होंने, छोड़ रखा। तो आप देख सकते हैं रेड्डी का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या थे, देखिए इस प्रकार से जो मांस था, यानी कि मक्खियां थी, खुला हुआ जार था। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, मांस है, मांस का टुकड़ा। ये मक्खियां हैं,
ये मक्खियाँ हैं, ये जार है, ठीक है। अब देखिए ये इसमें क्या किया था इन्होंने, एक मलमल के टुकड़े से इसे बांध दिया था। देखिए ये मलमल के टुकड़े से बांध दिया और यहाँ पर जो कीट थे वो यहीं पर उपस्थित रह गए। यानी कि जो डिब्बा किसने दिए वो यहीं पर उपस्थित रह गए। तो यहाँ पर देखा आपने कि पहले जाल को जो खुला हुआ छोड़ा था, दूसरे को हमने मलमल के कपड़े से बांध दिया था और तीसरे में हमने क्या किया, इसे चर्म पेपर से ढक दिया। यानी कि इसे चर्म पेपर से ढक दिया जिससे सिर्फ वायु भी प्रवेश ना कर सके। तो आपने देखा कि जो खुला हुआ जाल था उसमें मक्खियाँ की बहुत सारे जीवाणु आ गए और वहीं पर उन्होंने डिंबक दे दिए और नए मक्खियों का निर्माण हो गया। फिर दूसरे जाल में देखा कि यहाँ पर इन्होंने मलमल के कपड़े से, महीन कपड़े से इसे बांध दिया। जब जो मक्खियाँ जो कीट यहाँ पर आए तो उनके डिंबक क्या थे, यहीं पर उपस्थित रह गए और नीचे नहीं जा सके। जो तीसरा था यानी कि ये वायु अवरोधी था, इससे वायु के अंदर प्रवेश ना कर सके तो कोई भी प्रकार का कीट अंदर नहीं आया। तो फ्रांसिस्की रेड्डी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है और बिना जीव के जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये चर्म पेपर है, ठीक है, ये मलमल का कपड़ा है, महीन मलमल का कपड़ा जिससे इसको बांधा था, ठीक है। तो आपने देखा और इससे ये सिद्ध हो गया, क्या हो गया कि रेड्डी का प्रयोग है। रेड्डी ने क्या सिद्ध कर दिया कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, बिना जीव के जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे ये सिद्धांत जो आ रहे थे तो जीवोत्पत्ति का सिद्धांत था, इस पर कुछ डिपेंड था। इसके आगे कल हम इसके आगे का भाग आपको पढ़ाएंगे। इसे नोट कर लीजिए और थोड़ा सा इसमें लाइन और बची हुई है। तो देखिए इससे क्या सिद्ध हो गया, तो रेड्डी ने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि जो जीव की उत्पत्ति होती है वह स्वतः नहीं होती है, जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से गंदे जल, कीचड़ आदि में सूक्ष्मदर्शी में देखा तो ये मानने लगे कि डिंबकों की संरचना जटिल होती है, इनकी उत्पत्ति स्वतः संभव नहीं है। और इसका यही प्रमाण है। तो जैसे वैज्ञानिक थे न्यूटन, बुफेन, नीधम आदि ने अपने अपने बड़े विचार दिए और जटिल जीव जंतुओं ना सही लेकिन सरल सूक्ष्म जंतु गंदे जल से स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो आपका जीवात्म उत्पत्ति का सिद्धांत था ये सही साबित हुआ, ठीक है। इसके बाद कल हम आपको इसका अगला प्रयोग एक पढ़ाएंगे जिसका नाम है लुईस पास्चर का प्रयोग। वो हम आपको आपकी नेक्स्ट क्लास पर पढ़ाएंगे। तब तक ये आप लोग डायग्राम बना लीजिए और ये नोट कर लीजिए।